हेलो बच्चों। सॉलिड स्टेट का जो पिछला लेक्चर हम लोगों ने कंडक्ट किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि लेनार्ड जोन पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। तो लेनार्ड जोन पोटेंशियल इनर्ट गैस के लिए आपने निकाला था, पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो कैलकुलेट किया था B/R⁻12 माइनस A/R⁻6। ये हिस्सा आता है अट्रैक्टिव पोटेंशियल के फॉर्मूले से, और इसके लिए आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और जिसको कि हम वंडरवॉल इंटरेक्शन या लॉन्डन इंटरेक्शन कहते हैं, ये वाला हिस्सा जो होता है ये रिपल्सिव जो बिहेवियर को शो करता है, और इसके लिए इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन, पाउली-स्क्यूजन प्रिंसिपल वगैरह की कंडक्शन का होना, इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये हमने कर लिया है, इतना तक कर लिया था। ओके, ए बी कांस्टेंट हमने कुछ बताए थे। अब हम यहाँ पर एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम कहेंगे इक्विलिब्रियम लैटिस कांस्टेंट। तो चलो अगली हेडिंग लिखते हैं। अगली हेडिंग यहाँ पर लिखें इक्विलिब्रियम लैटिस कांस्टेंट। आपके सिलेबस का भी यही टॉपिक है अगला, इक्विलिब्रियम लैटिस कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम लैटिस कांस्टेंट। देखो ऐसा था कि अभी तक हम लोगों ने ये देखा था कि जो टोटल हैमिल्टोनियन होता है, जो क्या कहते हैं आपका लॉन्डन इंटरेक्शन में, तो टोटल एनर्जी या टोटल हैमिल्टोनियन में आपके पास काइनेटिक एनर्जी का पार्ट था, पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट था। लेकिन अगर क्रिस्टल के अंदर आप सोचो तो क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स हैं उनको फ्रीडम तो है नहीं, सॉलिड है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है, कुछ होगी भी बहुत कम है। तो उनकी पूरी की पूरी जो कोहेसिव एनर्जी है, जो टोटल एनर्जी है उस क्रिस्टल की, उसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? उसकी पोटेंशियल एनर्जी का। और इनर्ट गैस के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको हम लेनार्ड जोन पोटेंशियल कहते हैं। लेनार्ड जोन पोटेंशियल के फॉर्मूले से वो दी जाती है। तो अगर हम किसी इनर्ट गैस के लिए टोटल कोहेसिव एनर्जी लिखेंगे तो असल में हम उसके लिए टोटल लेनार्ड जोन पोटेंशियल की वैल्यू लिख देंगे। तो टोटल की बात आती है तो जरा यहाँ टेक्निकलिटी समझो। हमने पिछली बार कैलकुलेट क्या किया था? एक एटॉमिक स्ट्रक्चर इधर माना था प्लस माइनस का, एक इधर माना था। याद करो जब लंदन वाला किया था तो उसमें यही तो किया था, दो पेयर को लिया था, एक प्लस माइनस का पेयर इधर, एक प्लस माइनस का पेयर इधर, यानी कुछ ऐसा था। एक एटॉमिक डाइपोल इधर बना, एक एटॉमिक डाइपोल इधर बना था, और उनके बीच में सारा कुछ कैलकुलेट किया था। पर एक्चुअल क्रिस्टल में सिर्फ दो ही एटम थोड़ी होते हैं, बहुत सारे एटम होते हैं। इतने सारे एटम होते हैं कि वो सब एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो सपोज आपने क्या किया कि एक एटम इस तरह से लिया, मतलब दो एटमों का पेयर यहाँ है और दो एटमों का पेयर यहाँ है और दो एटमों का पेयर यहाँ है। मान लो इनके बीच की दूरी जो है एक एटॉमिक पेयर की दूसरे एटॉमिक पेयर से दूरी कैपिटल R है, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर के सोचो, इसको आप I मान लो, तो बाकी जितनी एटम है यहाँ पर ये सब J हो जाएंगे। तो सब J हो गए, ये भी J हो गए, ये भी J हो गए। तो आपके पास एक एटम आपने इसको I मान लिया, बाकी सारे एटम J हो गए। अब ये सारे J एटम I के ऊपर प्रभाव डालेंगे, तो आपने इनके बीच की दूरी Rij डिफाइन कर दी, इसके बीच की दूरी Rij डिफाइन कर दी, यहाँ से आपने Rij डिफाइन कर दिया, इसको आप Rij डिफाइन, सब पे Rij डिस्टेंस आप डिफाइन कर दे रहे हो। आपने उसके बाद उसकी सारी ऊर्जा कैलकुलेट कर ली। अगली बार आप क्या करिए, आप इसको I मानिए, तो बाकी जितने एटम हो जाएंगे वो J हो जाएंगे। अब सोचो, पहली बार जब आपने इसको I मान के इसको J माना था तो आपने दूरी कुछ निकाली थी x, फिर आपने इसकी दूरी y, इसकी दूरी z, इसकी दूरी u, इस तरह से निकाल लिया आपने सारी दूरियां। अब अगली बार जब आप इसको I मानोगे और इसको J मानोगे, पिछली बार ये I था ये J था तो दूरी x थी, अब की बार ये I है ये J है तो दूरी तो x ही आएगी। इसका मतलब अब आप क्या पाओगे, x को दो बार पाओगे। ऐसे ही जब आप इसको I मान के इसको J मानोगे तो आपको फिर एक बार Z लिखना पड़ेगा, जब इसको I मान के इसको Z मानोगे तो फिर से आपको U लिखना पड़ेगा। तो आप क्या देख रहे हो, ये टर्म जो है ये दो बार रिपीट हो रहे हैं।
तो इस समस्या को हम कैसे सुलझाएं? बार बार रिपीट करने से क्या फायदा, दुगना रिजल्ट आने से क्या फायदा? तो लोग ने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप अपने हिसाब से RIJ मान के बदल के सीरीज लिख दो। क्या हो रहा है, दोहराव तो हो रहा है ना। तो एक बार हम क्या करेंगे, जब सब कुछ लिख चुका होगा तो हम सब कुछ जोड़ेंगे और जितना जोड़ा है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या कह दो 2 से भाग दे देंगे। इससे क्या फायदा हुआ, 2 से भाग क्यों दे रहे हो? इससे हम उस रिपीटिशन से बच जाएंगे। जो चीज रिपीट हो रही है बार बार, जो हम लोग कह रहे हैं कि डबलिंग हो रही है, उससे हम बच जाएंगे। तो आप अपना काउंटिंग करो जैसे करते थे, बस उसको 2 से डिवाइड कर दो, तो आप इस भय से, इस चिंता से मुक्त हो जाओगे कि हमने कहीं 2 बार तो नहीं चीजों गिन लिया। ठीक है, ये लॉजिक है यहाँ पर। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम लैटिस कांस्टेंट को इनर्ट गैस के लिए समझने के लिए एक बार हम पहले तो ये लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी को निगलेक्ट किया जाए और टोटल पोटेंशियल एनर्जी को ही कोहेसिव एनर्जी के रूप में लिखा जाए, और फिर उसका एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। चलिए लिखिए इसके बारे में। इन द इनर्ट गैस क्रिस्टल, in the inert gas crystal, the kinetic energy of atom may be neglected. The kinetic energy of atoms may be neglected. Therefore, the cohesive energy is given by adding, जोड़ने से, by adding all the Lennard-Jones potential for all the pairs of atom. By adding all the Lennard-Jones potential for all the pairs of atom in the crystal, सभी के लिए. So the total potential energy जो कि उसकी कोहेसिव एनर्जी भी होगी. So the total potential energy is given as U total बराबर, पहली बात तो कितने पेयर आप ले रहे हो, n पेयर ले रहे हो तो n हो जाएगा. उसके बाद अगला टर्म कौन सा होता है, r की पावर 12 वाला, यहाँ कांस्टेंट आएगा. अगला टर्म होता है r की पावर 6 वाला, वो यहाँ होगा. अब जरा देखो, जब सारा कैलकुलेशन किया गया, ज्योमेट्री वगैरह की गई, तो हमारा इक्वेशन थोड़ा मॉडिफाई हो गया. इसमें आ गया 4 एप्सिलॉन डेल्टा, आई थिंक सिग्मा पावर 12, 4 एप्सिलॉन सिग्मा की पावर 6, ओके, RIJ, और आप ऐसा करो इस पूरे पे लगा दो ब्रैकेट 12, ऐसे ही यहाँ लिख दो RIJ कैपिटल R की पावर 6, समेशन हो रहा है तो समेशन ओवर J, और 2 से आप यहाँ डिवाइड कर दो. तो ये 4 पाई सिग्मा जो है, ये तो नए कांस्टेंट है जो आए हैं, जो हमने इतना सब कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर देखा होगा उसकी वजह से आया. RIJ मैंने बताया कि ith और jth एटम के बीच की दूरी है, और कैपिटल R देख ही रहे हो कि दो पेयरों, नियरेस्ट नेबर जो पेयर है उसके बीच की दूरी है. उसके अलावा J, समेशन J क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम किसी एक साइड पर सभी J की वजह से जो आ रहा है उसको जोड़ना चाह रहे हैं, तो ये हो गया. 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हो, यही लॉजिक है, डबलिंग को हटाने के लिए. तो यहाँ पर इसको लिखने के बाद आप लिखोगे वेयर 1/2 factor is used to balance the double counting of pairs. उसके बाद एप्सिलॉन सिग्मा R पैरामीट्रिक कांस्टेंट्स, मतलब किस पैरामीटर उसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी सब जुड़ा हुआ होगा. R पैरामीट्रिक कांस्टेंट, RIJ is the distance between reference ith एटम. रेफरेंस मतलब जिसके परिपेक्ष में हम देख रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं. इधर रेफरेंस ith एटम एंड रिमेनिंग jth एटम्स, ये सब होता है.
अब जैसे मैंने बताया कि क्रिस्टल जो होता है, जो आपका इनर्ट गैस क्रिस्टल होते हैं, वो नॉर्मली एफसीसी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। एफसीसी स्ट्रक्चर में ही वो ठंडे होकर जमते हैं, क्रिस्टल बनते हैं, तो एफसीसी स्ट्रक्चर को रखते हैं। तो एफसीसी स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पर हमने कुछ कैलकुलेशन किए। अब कुछ कैलकुलेशन करके क्या पाया वो हम लिख सकते हैं। फॉर द एफसीसी स्ट्रक्चर जो समेशन J 1/r(ij) की पावर 12 थी, यानी ये वाला r(ij) की पावर 12 अगर हम रखें तो इसकी वैल्यू आएगी 12.13। फिलिप जैसे बड़े बड़े फिजिसिस्ट हुए हैं जिन्होंने इस चीज़ों को, एंडरसन है, पाउल डेविस हैं और फिलिप हैं, J.S. फिलिप हैं, ये सब लोग हैं जिनका काम हम यहाँ पर बिल्कुल समराइज फॉर्म में लिख रहे हैं। तो समेशन J r(ij) की पावर 12 की वैल्यू करीब आती है 12.13 फॉर एफसीसी स्ट्रक्चर। क्योंकि एफसीसी के लिए को कह रहे हैं, क्योंकि एफसीसी सबसे ज़्यादा इनर्ट गैस क्रिस्टल के साथ जुड़ा होता है। और साथ ही साथ ये जो था एंड समेशन J 1/r(ij) की पावर 6 जो था वो था 14.45 ये आया, वैल्यू आ गई आपके पास। तो अब हम इसको उठा करके यहाँ पर रख सकते हैं। सो thus we get U total is, चलो 4 पाई को बाहर निकाल लें, 4 पाई को बाहर निकाल लें तो अब बाहर निकलोगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो जाएगा 2n एप्सिलॉन। यहाँ पर क्या बचेगा, सिग्मा की पावर 12। ये जो समेशन J 1/r(ij) लिख चुके हो तो इसकी वैल्यू है 12.13 और आपने लिख दिया r की पावर 12। ऐसे ही यहाँ पर भी ये समेशन इस पे भी लगा है, तो समेशन r(ij) की 1/r(ij) की पावर 6 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा पावर 6 r की पावर 6, ये हो जाएगा 14.45। ठीक है, तो इस तरह से हमने U टोटल की वैल्यू निकाल ली। अब इस U टोटल में आप यहाँ पर कुछ देख रहे हो, ये जो नंबर है 14.45 12.13, ये इन r(ij) 1/r(ij) पावर 6 1/r(ij) की पावर 12 से आकर आपके पास आया है। अब हम क्या चाहते हैं, हम इसके रेशियो एक निकालना चाहते हैं, सिग्मा बाई आर का एक ऐसा रेशियो निकालना चाहते हैं जब आर के साथ इसका चेंज ना हो। मतलब हम जो सबसे स्टेबल या सबसे क्या कह सकते हो, स्टेबल ही वर्ड इसके लिए इस्तेमाल होता है। और स्टेबल कब होता है, जब पोटेंशियल एनर्जी के कोई मिनिमम कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो हम इसको आर के साथ डिफरेंशिएट करते हैं और कहते हैं जो हम किस स्टेट के लिए अपना कैलकुलेशन कर रहे हैं, जो स्टेबल स्टेट है। तो कोई चीज़ स्टेबल है, इसका मतलब है कि उससे कोई बदलाव करोगे तो बदलाव नहीं होगा। कोई चीज़ स्थिर है, स्थिर का मतलब है आपने उस पर बल लगाया, अगर एक बहुत ज़्यादा बल नहीं लगाया तो बल का प्रभाव आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसे कोई चीज़ चोटी पे, हमने कहा पीक पे है, तो पीक होने का मतलब है अगर आप इसको आगे पीछे जाओगे तो आपको ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर आप चोटी के यहाँ पर हो तो इसका मतलब अगर x बढ़ाओगे तो आपको कोई ना कोई y मिलेगा, लेकिन अगर आप चोटी पे हो तो x बढ़ोगे भी तो भी कोई y नहीं मिलेगा। फिर आपको या तो इधर नेगेटिव डायरेक्शन या इधर नेगेटिव डायरेक्शन मिलेगी। तो इसको हम मान लें इक्वेशन नंबर 1 और आप लिखो फॉर सम मीन डिस्टेंस for some mean distance r बराबर I0, the minimum condition of potential energy gives, क्या देना है आपको, du total अपॉन dr when r is equal to r0, ये कैलकुलेट करना है और इसकी वैल्यू 0 रखनी है। तो जरा देखो, डिफरेंशिएट करो, 2n एप्सिलॉन तो ऐसे रहेगा, इसे 12.13 r की पावर, r के साथ डिफरेंशिएट करना है तो ये हो जाएगा -12 सिग्मा की पावर 12
अपॉन आर की पावर 13। समझ गए होंगे लोग, आप लोग कैसे हुआ होगा। आर की पावर 12 किया, माइनस आर 12 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 13, वो ऊपर होके ऐसे आ गया। ये हो जाएगा 14.45, ये आ जाएगा माइनस 6 सिग्मा की पावर 6 अपॉन आर टू द पावर 7। और ये कब होना है, इसको 0 होना है और r की जगह पे आपको r0 रख देना। ये देखो r बराबर r0 रखना और ये 0 रखना है। तो जब आप इतना कुछ कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा तो माइनस 2n एप्सिलॉन हो जाएगा। 12 गुणे 12.13 से करोगे तो ये आपको मिलेगा 145.56। तो 145.56 सिग्मा बाई आर सिग्मा बाई आर की पावर 12 आर नॉट की पावर 13 माइनस 14.45 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 86.7 होगा। 86.7 सिग्मा की पावर 6 आर की नॉट की पावर 7 और ये हो जाएगा 0। खैर, इनको जब हम सब सॉल्व कर ले जाएंगे, क्योंकि आर की पावर इस तरह से है, जब हम इनको सॉल्व वगैरह कर देंगे, चूंकि ये तो 0 नहीं होगा, तो ये सब सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास दिस गिव्स, ऐसे लिखेंगे, दिस गिव्स आर नॉट बाई सिग्मा, दिस गिव्स आर नॉट बाई सिग्मा इज 1.09। ये एक कांस्टेंट होता है। सभी तरह के इनर्ट गैस क्रिस्टल जो होते हैं ये उनके लिए कांस्टेंट होता है। या कह दो इनर्ट गैस क्रिस्टल जो कि एफसीसी स्ट्रक्चर के रूप में कन्वर्ट हो गए हैं, उनके लिए ये एक कांस्टेंट है और जिसको इक्विलिब्रियम लैटिस कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे कि हेयर आर नॉट बाई सिग्मा, यानी आर नॉट बाई सिग्मा इज नोन एज इक्विलिब्रियम लैटिस कांस्टेंट। R naught by sigma is known as equilibrium lattice constant for the inert gas crystal, ब्रैकेट में लिख दो FCC structure, inert gas crystal ब्रैकेट में FCC स्ट्रक्चर के लिए ऐसा होता है। ये हमें निकालना था, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। आगे अब हम कोहेसिव एनर्जी निकालना चाहते हैं। तो कोहेसिव एनर्जी के लिए जैसे मैंने बताया था, तो कोहेसिव एनर्जी के लिए यू टोटल जो था, उस यू टोटल में अब आप आर नॉट बाई सिग्मा की वैल्यू रख दोगे। तो अगर इसकी वैल्यू रख दोगे तो आपके पास कुछ एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो चलो इसी के साथ ही आगे हेडिंग लिखोगे कोहेसिव एनर्जी फॉर इनर्ट क्रिस्टल, कोहेसिव एनर्जी फॉर इनर्ट गैस क्रिस्टल। यहां आप लिखें फॉर इनर्ट गैस क्रिस्टल द कोहेसिव एनर्जी, फॉर इनर्ट गैस क्रिस्टल द कोहेसिव एनर्जी is given by expression U total, ये था 2n एप्सिलॉन नॉट था हमारे पास, यहाँ पर था 12.13 सिग्मा अपॉन आर की पावर 12 14.45 सिग्मा अपॉन आर की पावर 6। ये तो था फॉर्मूला, हमने पीछे देखा, इसको डिफरेंशिएट किया था तो हमको वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिला था। आपकी बार हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, तो आप लिखोगे एट इक्विलिब्रियम डिस्टेंस r बराबर r0। अगर हम इक्विलिब्रियम डिस्टेंस r बराबर r0 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा u टोटल जो कि होगी कोहेसिव एनर्जी ऑफ इनर्ट गैस, वो कितना हो जाएगा 2n एप्सिलॉन, ठीक है। और अब इसकी वैल्यू हो जाएगी 12.13 सिग्मा बाई आर नॉट की पावर 12 माइनस 14.45 सिग्मा बाई आर नॉट की पावर 6, है ना। देखो एक चीज समझो,
ये R0 बाई सिग्मा 1.09 था, तो इसकी जगह हो जाएगा 1/1.09 की पावर 12, तो बहुत छोटा टर्म हो जाएगा ऐसे ही। लेकिन यहाँ 14.45 है और ये जाएगा 1.09, 1/1.09 की पावर 6। तो ये सब जब सब कुछ इसकी वैल्यू रखने के बाद जो कट पीट के आता है तो आपके पास ये आता है U टोटल कब एट सम मीन डिस्टेंस R0, इसकी वैल्यू होती है -4.302n एप्सिलॉन। 2n एप्सिलॉन यहाँ पर रहेगा। ये हमारे पास जो हमारी इनर्ट गैस क्रिस्टल है उनके लिए कोहेसिव एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो यहाँ से आता है। तो उनकी पोलराइजेबिलिटी वगैरह पे डिपेंड करता हुआ एक पैरामीटर एप्सिलॉन है जो हर इनर्ट गैस के लिए अलग अलग होता है, और जो आप उसके नंबर ऑफ एटम डेंसिटी ले रहे हो उसके हिसाब से इस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ में, तो आपके पास इनर्ट गैस क्रिस्टल के लिए जो कोहेसिव एनर्जी है वो मिल जाएगी। माइनस साइन क्यों आ रहा है? फिजिकली माइनस साइन दिखा रहा है कि ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसको आप जब उस इनर्ट गैस एटम को दोगे तो वो इनर्ट गैस का एटम, वो इनर्ट गैस क्रिस्टल को दोगे तो जो इनर्ट गैस क्रिस्टल है वो अपने न्यूट्रल एटमों में टूट के अलग अलग हो जाएगा, तो इसलिए माइनस साइन यहाँ पर शो हो रहा है। तो आप लिखें दिस एक्सप्रेशन इज द रिलेशन for cohesive energy. This expression is the relation for cohesive energy for all inert gases. For all inert gases. सभी तरह की इनर्ट गैसेस के लिए ये हमारा एक एक्सप्रेशन हो गया कोहेसिव एनर्जी का। ओके, ये हो गया हमारे पास। तो हमने ये खत्म कर लिया। अब हमारे टॉपिक में अगले है, हमने इनर्ट गैस क्रिस्टल के बारे में इतना कुछ पढ़ा, उनको काफ़ी विस्तार से हमने उनकी एनालिसिस की। अब हम कुछ और तरह के क्रिस्टल के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे आयनिक क्रिस्टल के बारे में, हम पढ़ेंगे कोवैलेंट क्रिस्टल के बारे में। असल में जब हम इन क्रिस्टलों को पढ़ रहे होंगे तो हम इन क्रिस्टलों के पीछे बनने वाले जो बॉन्ड होते हैं उनको समझना चाहते हैं। तो आयनिक क्रिस्टल किस लिए बनते हैं? चूंकि आयनिक बॉन्ड बनते हैं। कोवैलेंट क्रिस्टल क्यों होते हैं? चूंकि कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। ऐसे ही आप मेटल क्यों बनते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं? चूंकि वहाँ मेटेलिक बॉन्ड होते हैं। पानी के साथ एक खास तरह का बॉन्डिंग जुड़ा है, इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो अगला टॉपिक हमारे पास यही है। तो अब अगला टॉपिक लिखें आयनिक क्रिस्टल्स। अगला टॉपिक लिखेंगे आयनिक क्रिस्टल्स। ये सोडियम क्लोराइड है, सीजियम क्लोराइड है, ये सब आयनिक क्रिस्टल है। सिंपल सी बात है। यहाँ पर अगर दो आयंस, इनर्ट में आयन नहीं होते, न्यूट्रल एटम्स होते हैं, वो मिलकर क्रिस्टल बनाते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से। लेकिन जो हमारे पास आयंस हैं, सोडियम एक प्लस आयन, क्लोरीन एक माइनस आयन, ये दोनों आपस में मिले तो सोडियम क्लोराइड का एक बन गया स्ट्रक्चर, और जिसमें एक इलेक्ट्रॉन का परमानेंट शिफ्ट हुआ है। तो लिखो आयनिक क्रिस्टल के बारे में। आयनिक क्रिस्टल्स आर मेड अप ऑफ द आयनिक क्रिस्टल्स आर मेड अप ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। आयनिक क्रिस्टल जो मिलके बने होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव आयंस से। आयनिक क्रिस्टल्स आर मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। फुल स्टॉप। द आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। The ionic bonds are formed due to electrostatic interaction between positive and negative ions। जाहिर सी बात है, एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन ही होगा। तो the ionic bonds are formed due to electrostatic interaction between positive and negative ions। Full stop। The sodium chloride यानी NaCl, the sodium chloride and cesium chloride CaCl, The NaCl and CaCl are two common examples of ionic crystal। सबसे सामान्य रूप से टेक्स्ट बुक में और हम शायद सामान्य रूप में सीजियम क्लोराइड को तो नहीं देखते, पर सोडियम क्लोराइड हम सब ने देखा है, नमक इसको हम कहते हैं। Are two common examples of the ionic crystals। अगले पैराग्राफ लिखें। In the ionic crystal, the interaction between ion is of long range nature। In the ionic crystal, the interaction between the ions in ionic crystal, the interaction between the ions
इज ऑफ लॉन्ग रेंज नेचर। क्यों लॉन्ग रेंज नेचर का है? क्योंकि चार्जों के बीच में इंटरेक्शन कैसा होता है? कोलम्बिक, और कोलम्बिक इंटरेक्शन में F जो होता है वो 1/r² डिपेंड करता है। तो R अगर इनफाइनाइट होगा तभी दो चार्जों के बीच का बल दूरी का बल 0 होगा। अब R इनफाइनाइट होना नहीं, क्रिस्टल के अंदर क्यों R इनफाइनाइट होगा? वो तो क्रिस्टल तो इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया बस। तो इसका मतलब है कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक हर चार्ज एक दूसरे को प्रभावित करता है, इसको लॉन्ग रेंज इंटरेक्शन कहते हैं। So in the ionic crystal, the interaction between the ions is of long range nature. It has been observed that the charge distribution of atom. It has been observed that the charge distribution of atoms is nearly spherically symmetric. Charge distribution of atoms is nearly spherically symmetric, and only changes are observed near to the region of contact. फिर से बोल दे रहा हूं, it has been observed that the charge distribution of atoms is nearly spherically symmetric. Only changes are observed near the region of contact with neighboring atom. Near the region of contact with neighboring atom. क्या कहना चाह रहे हैं जरा समझिए। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 एक इलेक्ट्रॉन छोड़ चुका है, प्लस है, तो सोडियम का जो एटम है वो 10 इलेक्ट्रॉनों के साथ अपना ऑक्टेन पूरा किया है और उसका चार्ज का सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 एक इलेक्ट्रॉन की कमी, तो उसका भी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा एटॉमिक रेडियाई बड़ा होगा क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। 11-17 में थोड़ा सा अंतर होगा। तो जब एक सोडियम और एक क्लोरीन जिसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और जिसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, ये दोनों पास आएंगे, तो हम देखते हैं कि इसके जो अब ये जो सर्किल बना रहे हैं एटॉमिक रेडियाई नहीं बना रहे हैं, ये ऑर्बिट नहीं बना रहे हैं, इसे कहते हैं पोटेंशियल कॉन्टूर। पोटेंशियल कॉन्टूर मतलब ये दिखाता है कि चार्ज डेंसिटी कॉन्टूर, जो दिखाता है कि कहाँ कहाँ डेंसिटी पास है, कहाँ दूर दूर है। तो न्यूक्लियस के पास अगर लाइनें पास बना दी, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ थोड़ा लाइन दूर बना दी, इसका मतलब इसकी डेंसिटी थोड़ा सा कम है। तो अब यहाँ पर क्या होता है, आपने लिखा है कि इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लगभग स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। केवल बदलाव कहाँ दिखता है, जैसे ही दोनों एटम कांटेक्ट में आएंगे तो हल्का सा इस तरह से होगा, हल्का सा इस तरह से होगा, इस तरह से एक हल्का सा ओवरलैपिंग आप यहाँ पर देखोगे। तो यहाँ पर भी चार्ज कंटूर ऐसे बन जाएंगे, यहाँ पर भी पोटेंशियल डेंसिटी कंटूर ऐसे बन जाएंगे, हल्का सा ये उभार होगा, हल्का सा उभार होगा, इस तरह का। ये थोड़ा सा हम रियलिस्टिक किस्म की चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो रिसर्च पेपर्स के थ्रू आप लोग पढ़ सकते हो, बट ये ऐसा इस तरह कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो वही आपने लिखा है कि स्फेरिकली सिमेट्रिक ओनली चेंजेस आर ऑब्जर्व नियर टू द रीजन ऑफ कॉन्टेक्ट विद द नेबरिंग एटम, नियर टू द रीजन ऑफ कॉन्टेक्ट विद द नेबरिंग एटम। इसको आप बना सकते हैं डायग्राम। मैंने ऐप पर भी नोट शेयर किए हैं और उसके आखिरी पेज पे देखिएगा, आखिरी पेज पे ये चीज़ें मैंने वहाँ पे बनाई हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हो। चलिए अगले लिखें, अगले पैराग्राफ्स लिखें। इन द आयनिक क्रिस्टल द मेन कंट्रीब्यूशन टू द बाइंडिंग एनर्जी इन आयनिक क्रिस्टल द मेन कंट्रीब्यूशन in ionic crystal the main contribution to the binding energy is due to electrostatic force, is due to the electrostatic interaction. The main contribution to the binding energy is due to the electrostatic interaction.
and it is also known as, is due to the electrostatic interaction, and is also known as Madelung constant, and is also known as Madelung constant, and is known as Madelung constant. मेडुलंग कांस्टेंट को कहते हैं. मेडुलंग एक साइंटिस्ट थे, एक फिजिसिस्ट थे, और आइंस्टीन के क्लोज थे, आइंस्टीन के स्टूडेंट आप मान सकते हो थे. तो आइंस्टीन, अगेन मैं, ऐसा टॉपिक है जो शायद मेरा फेवरेट टॉपिक है. तो आइंस्टीन ने ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने मेडुलंग को मोटिवेट किया था टू स्टडी दिस काइंड ऑफ थिंग्स. और आगे हम लोग एक मेडुलंग कांस्टेंट की बात पढ़ेंगे. तो इस मेडुलंग कांस्टेंट को ड्राइव कराने के लिए, उसको इस तरह से सोचने के लिए भी आइंस्टीन का ही योगदान कहा जाता है. तो आइंस्टीन एक इन्फ्लुएंसर पर्सनालिटी थे. तो कई सारे खोजों को तो उन्होंने खुद ही किया अपने सिंगल हैंडेडली, और कई सारे, और उससे कई गुना ज़्यादा प्रयोगों को, कॉन्सेप्ट्स को उन्होंने किसी को मोटिवेट किया, किसी को पुश किया. तो मेडुलंग उसी में एक आते हैं. तो हम कहते हैं कि आयनिक क्रिस्टल में जो मुख्य रूप से जो इंटरेक्शन जिम्मेदार है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है. ये सामान्य भाषा में कहो कूलम इंटरेक्शन होता है. तो कूलम इंटरेक्शन उसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है. और जो कूलम इंटरेक्शन होता है, इसी को सबसे पहले ठीक से एनालिसिस करने वाले व्यक्ति जो थे वो मेडुलंग थे. तो इसको हम मेडुलंग एनर्जी कहते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आयनिक क्रिस्टल की मेडुलंग एनर्जी कहलाती है. आगे लिखें. द वंडर, अब सवाल आता है कि इनर्ट गैस में जो वंडर वॉल का बड़ा अच्छा खासा रोल था, यहाँ क्या रोल है? तो यहाँ पर वो डाइपोल, चूंकि यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन ऑलरेडी इतना डोमिनेट करता है कि वो क्लाउड के डिस्टॉर्ट होने से जो छोटा सा डाइपोल क्रिएट हुआ, उस डाइपोल का दूसरे डाइपोल पे जो असर हुआ वो यहाँ पर बहुत कम होता है. 1 से 2% तक का होता मतलब नेग्लिजिबली स्मॉल होता है. तो यहाँ पे लिखो द वंडर वॉल पार्ट ऑफ अट्रैक्टिव इंटरेक्शन इन आयनिक क्रिस्टल्स. The van der Waals part of attractive interaction in ionic crystals makes a very small contribution to the cohesive energy of ionic crystal. Very small contribution to the cohesive energy of ionic crystal. ब्रेक लिख दो. 1 to 2%, 1 से 2% बस, 1 से 2%, 1 to 2% only. ठीक है. चलिए अब हम एक जल्दी से एक अच्छा सा एक डेरिवेशन है, क्यूट सा डेरिवेशन है, छोटा सा डेरिवेशन है, उसको कर लेते हैं. और वो डेरिवेशन है मेडुलंग कांस्टेंट का. तो अगली हेडिंग लिखें मेडुलंग कांस्टेंट. मेडुलंग कांस्टेंट. मैंने गड़बड़ कर दिया. मैंने गड़बड़ कर दिया था. मैंने मेडुलंग एनर्जी लिखनी थी यहाँ पर. इससे पहले जहाँ वो लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज कॉल्ड मेडुलंग एनर्जी, नॉट मेडुलंग कांस्टेंट. प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा. अब आप लिखिए मेडुलंग कांस्टेंट. तो मेडुलंग कांस्टेंट जो होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होती है. तो सबसे आसान तरीका क्या है कि हम एक लीनियर चेन मान लें. हम मान लें कि हमारे पास एक प्लस आयन जैसे सोडियम, एक माइनस आयन जैसे क्लोरीन, फिर एक प्लस आयन, फिर एक माइनस आयन, फिर एक प्लस आयन, फिर एक माइनस आयन. ऐसे ही आपका प्लस माइनस आयन, फिर प्लस आयन, फिर माइनस आयन, फिर प्लस आयन. ये सब आपस में एक लीनियर टाइप से अरेंज्ड हैं. माइनस प्लस माइनस इस तरह से है. ये सब सोडियम है. जितने प्लस हैं ये सोडियम है. तो आप देखो हर सोडियम को क्लोरीन ने घेर रखा है और हर क्लोरीन को सोडियम ने घेर रखा है. और मान लें इनके बीच की दूरी R0 है. ये R0 है, ये R0 है, ये R0 है. ऐसे ही यहाँ पर भी R0 है, ये R0 है. या ऐसे करो, रुक जाओ, ऐसे करो, इसको ले ले रेफरेंस. यहाँ से ये दूरी कितनी है R0, ये दूरी है 2R0,
ये दूरी है 3r0, ऐसे ही ये है r0, 2r0, 3r0, इस तरह से दूरियां हैं, है ना। एक लीनियर आयनिक चेन के केस में हम सिंपल, लीनियर क्योंकि सिंपल सा होता है, वन डायमेंशन के लिए ही। अब अगर हम इसके ऊपर कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी आ रही है तो वो हम कैलकुलेट करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का ही यहाँ पर रहेगा, तो इसका चार्ज है प्लस, इसका है प्लस, तो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी होगी, प्लस क्यू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r0, क्योंकि r0 दूरी पर है ये, ठीक है। ऐसे ही इसके लिए कितना होगा, इसके लिए भी यही होगा, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r0, क्योंकि ये भी r0 दूरी पर। एनर्जी निकाले, फोर्स नहीं निकाले, तब यहाँ स्क्वायर करते, है ना। तो ये अब दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, -2q स्क्वायर, माइनस क्यू ये माइनस क्यू स्क्वायर ये माइनस क्यू स्क्वायर ये अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r0। तो इसके लिए अगर इमीडिएट, अब इसको देखो, ये प्लस है ये प्लस है, तो इसके लिए हो जाएगा प्लस क्यू, लेकिन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 4 पाई एप्सिलॉन 2r0, और ऐसे इसके लिए प्लस क्यू, तो ये हो जाएगा 2q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 2r0। फिर अगले के बाद क्या होगा, ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, तो माइनस 2q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन 3r0, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अभी लिखेंगे तो आप और समझ जाओगे, अभी तो जस्ट हम इसको फर्स्ट हैंड लिख रहे थे। चलिए लिखें इसके बारे में। इन अ सिंपल वन डायमेंशनल आयनिक लैटिस चेन, in a simple one-dimensional ionic lattice chain, the Madelung constant may be calculated. The Madelung constant may be calculated by considering a chain of positive and negative ions, by considering a chain of positive and negative ions as shown in given figure. As shown in given figure. Here the positive and negative ions, full stop, but here the positive and negative ions are separated by distance r0 from each other, are separated by distance r0 from each other and arranged along the x-axis, ऐसे लिखें, and arranged along the x-axis. क्या आप लिखें, सपोज एक प्लस आयन ले लो, सपोज the plus ion is a reference point. Suppose the plus ion, ब्रैकेट लिख दो, as mentioned in figure, plus ion as mentioned in figure, तो इसको आप लिख लो reference point, इसको हम reference point कर दे। as mentioned in figure, the Coulomb energy for first nearest NEAREST for nearest neighboring ions is, so the Coulomb energy for first nearest neighboring ions is कितना हो जाएगा, देखो इसका इसके साथ लोगे तो E माइनस ई स्क्वायर, ये माइनस ई का होल स्क्वायर नहीं है, अच्छा क्यू ले लें, चलो चार्ज को हम क्यू ले रहे हैं, तो एक है प्लस क्यू
एक है माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट प्लस क्यू इंटू माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर नॉट बराबर माइनस 2 क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन आर नॉट, है ना। तो हमने इन दोनों के साथ इसका निकाल लिया, तो इनको हम फर्स्ट नियरेस्ट नेबर कहते हैं। फॉर सेकेंड नियरेस्ट नेबर एटम्स, यहां लिख दे रहे हैं फॉर सेकेंड नियरेस्ट नेबर एटम्स। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं, आपके पास डायग्राम बन गया है, आप उसको देखते रहिएगा। हो जाएगा प्लस क्यू क्योंकि सोडियम के पास सोडियम है, 4 पाई एप्सिलॉन 2 आर नॉट प्लस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन 2 आर नॉट, तो जाएगा 2 क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 2 आर नॉट। ऐसे लिख दें। फॉर थर्ड नियरेस्ट नेबर प्लस क्यू माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन 3 आर नॉट प्लस क्यू माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन 3 आर नॉट माइनस 2 क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 3 आर नॉट। और ऐसे ही आगे इसमें ना लिखें, ऐसे ही हम आगे भी और कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब बारी आती है टोटल को कैलकुलेट करने की। सो द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक या कह लो कूलम्ब एनर्जी फॉर this lattice chain is कितना हो जाएगा? E बराबर माइनस 2 क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन आर नॉट प्लस 2 क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 2 आर नॉट प्लस माइनस 2 क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 3 आर नॉट। और ऐसे ही आगे भी और भी एटमों के लिए आप लिख सकते हो। तो आप देखो यहाँ पर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर को कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? 2 बचेगा, यहाँ से माइनस ले लिया, 2 बचेगा। यहाँ क्या बचेगा? 2 बाई 2 बचेगा, फिर प्लस 2/3 बचेगा, माइनस 2/4 बचेगा और इस तरह से। तो एक काम ऐसे कर सकते हैं, माइनस क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन आर नॉट हो जाएगा 2, तो 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 और इस तरह से आपके पास बन गया, है ना। सब ये हो गया। यहाँ पर मैक्लॉरिन सीरीज टायलर सीरीज, ये सब सीरीज वगैरह पढ़ी हैं आप सब लोगों ने। तो ये एक मैक्लॉरिन सीरीज का एग्जाम्पल है जहाँ पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं। log 1 + x की वैल्यू जरा सोचो क्या होती है। अगर आपको लिखनी हो सिंस log 1 + x बराबर होता है x माइनस क्या होता है x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस x स्क्वायर x³ 3 माइनस x⁴/4 इस तरह से होता है। तो अगर आपके पास x की जगह 1 हो तो क्या होगा? 1 माइनस 1/2 1/3 माइनस 1/4 एंड सो ऑन। तो देखो ब्रैकेट के अंदर ये जो पूरा चीज है ये यही है, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो log 2। अरे भाई 1 + 1 2 हो गया, तो यहाँ पे लिखें 10 E is minus q square by 4 pi epsilon r naught 2 log 2। ये 2 और ये log 2। और अब आप लिखोगे पुट
अब 2 log 2 की वैल्यू तो फिक्स होगी भाई, है ना, 2 log 2 की वैल्यू तो इस ज्योमेट्री के लिए फिक्स होगी, 1 डायमेंशनल ज्योमेट्री है ना, इसके लिए फिक्स होगी। तो यहाँ आप लिखेंगे फॉर 1 डायमेंशनल आयनिक लैटिस चेन 2 log 2 इज इक्वल टू m, जिसे कहते हैं मेडुलम कांस्टेंट, दैट इज E बराबर माइनस क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन r नॉट m। माइनस साइन वही दिखा रहा है, कोहेसिव एनर्जी है ना ये, तो ये इतनी एनर्जी दोगे तो ये लैटिस जो है वो अपने अपने आयनों में तितर बितर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको समझना है कि जो m है एंड m बराबर 1.38, NaCl की 1 डायमेंशन के लिए 1.38 है। तो ये एक ज्योमेट्री पे डिपेंड होने वाला टर्म है, ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है ना, इस वजह से ये सरल टर्म आया है। अगर ज्योमेट्री इससे बदल जाए, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हो जाए, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री हो जाए, तो उस हिसाब से मेडुलम कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो आगे लिखो, here 2 log 2 is called मेडुलम कांस्टेंट, here 2 log 2 is called मेडुलम कांस्टेंट and this is a geometrical factor, and this is a geometrical factor that depends upon the nature of arrangement of ions, that depends upon the nature of arrangement of ions. If we consider 3-dimensional lattice structure, if we consider 3-dimensional lattice structure, the medullum constant changes accordingly. The medullum constant changes accordingly. For example, in case of 3D NaCl, in case of 3D NaCl, m is equal to 1.7. In case of 3D NaCl, m is equal to 1.747. 1.747 मेडुलम कांस्टेंट होता है। बस इतना जान लो, ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए एक फैक्ट है। तो 1 डायमेंशन के लिए 1.38 होता है, और 2 डायमेंशन कोई मतलब नहीं, चूंकि 2 डायमेंशन तो होता नहीं है। 1 डायमेंशन हम होता 1 डायमेंशन भी नहीं मानते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, तो पहले हम सिंप्लिसिटी के लिए 1 डायमेंशन मानते हैं और फिर प्रैक्टिकल सिचुएशन सीधे 3 डायमेंशनली हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से आप 1.38 से 1.747 होता है, क्योंकि ज्योमेट्री उस हिसाब से मॉडिफाई हो जाती है। तो ये हमारा हो गया आयनिक स्ट्रक्चर। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से थे, इनर्ट गैस के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था, आयनिक के लिए। अब हमारे पास कुछ छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं, जैसे कोवैलेंट स्ट्रक्चर बताओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती कैसे बताओ, एटॉमिक रेडियाई कैसे बनता है वो बताओ। तो फिर एक लेक्चर में मेरे ख्याल से 20-30 मिनट का एक और हम सेशन करेंगे इसके बाद, जिसमें हम वो पूरी चीज़ें कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा यूनिट नंबर 2 का एक जो ये वाला हिस्सा है, आधा पार्ट, ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर अगले हिस्से मिलते हैं और बची हुई बॉन्डिंग स्ट्रक्चर को भी पढ़ते हैं। टेक केयर, बाय बाय।